ओके, चलिए अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए हमें पता है कूलम्ब फोर्सेस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ A, ठीक इस तरीके से। ये इसके एक एंड पे यहां पे Q चार्ज रखा है, यहां पे भी Q चार्ज रखा है, और यहां पे भी Q चार्ज रखा है। ठीक है, तो ये चार्ज A, ये B और ये C। तो इसने पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन A। ठीक है, आप ये देखिए इस Q की वजह से इस वाले Q पे इस तरफ फोर्स होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक, तो अगर ये A पे रखा हुआ चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट नेगेटिव है, तो ये वाला Q इस वाले Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, ये वाला, और ये वाला Q भी इस वाले फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, तो दोनों को अगर वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तरफ निकल आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला फोर्स मान लीजिए F1 है और ये वाला फोर्स F2 है, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा मैग्नीट्यूड में Q बाई A स्क्वायर, ये होगा। और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो F रिजल्टेंट हो जाएगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, यानी कि 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक, तो यहां से F नेट की वैल्यू कितनी आ गई, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √3/2, यानी कि √3। ये आपका आंसर होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पे। एक बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल है बट इट इज। ठीक, सेकंड, मान लीजिए एक ऐसे सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पे एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है, दिस इज फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज वैल्यू इज Q0, इससे R डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक लूजली सिचुएटेड चार्ज रखा है प्लस का Q, जिसका मास m है, और ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इस Q0 की, ठीक है ना, या Q की वैल्यू या फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, सो दैट चार्ज Q डज नॉट मूव। ओके, देखिए क्या होगा, ऐसा क्यों पूछा गया कि ये वाला चार्ज मूव ना करे। देखिए ये फिक्स चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये चार्ज चलेगा इस तरफ। लेकिन इसको कौन रोकेगा, इसको रोकेगा यहां का फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम इंटू जी।
तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो मूव करने लगेगा। ठीक, तो ये कहते हैं कि म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वाला चार्ज मूव ना करे। तो दोनों फोर्स इक्वेट करके हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन के क्यू नॉट क्यू बाई एम जी आर स्क्वायर। ये आंसर होगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको रोक पाओगे। क्लियर? ये जार तो फिक्स है, इसकी वजह से इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा, वो आपको फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट करना है। अब देखिए, मीडियम भी कूलाम्स लॉ के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मीडियम फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। ठीक है, कूलाम फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, हमारे पास दो आइडेंटिकल सेट्स हैं, हमारे पास दो आइडेंटिकल सेट्स हैं चार्जेस के। ठीक है, एक प्लस क्यू नॉट या Q1 एंड प्लस Q2। एक सेट यहां पे हमारे पास Q1 एंड Q2। या यहां पे कोई मीडियम नहीं है अभी। ठीक है, यहां पे अभी फ्री स्पेस है और इन दोनों के बीच में एक मीडियम एग्जिस्ट करता है। सम मीडियम। ठीक है ना, यहां पे इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है। तो आप ये देखिए, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी R है, इसकी वजह से इस पे इस तरफ फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसकी वजह से इस पे इस तरफ फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, पर ये किसी मीडियम का फोर्स है और ये फ्री स्पेस का फोर्स है। ये फ्री स्पेस में फोर्स है और ये मीडियम में फोर्स है। ठीक है ना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मीडियम है ये वाला, इसका फोर्स और फ्री स्पेस का फोर्स दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन free space will be greater than force on 2 due to 1 in a medium। ये वाला फोर्स कम होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ठीक, अगर मैं ये वाले फोर्स कंपेयर करने लगूं तो यहां पे फोर्स कम लगता है और यहां पे फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक, ऐसा किसकी वजह से होता है? यहां के फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? यहां का फोर्स होगा F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां का फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहां पे ये जो मीडियम है, इस मीडियम की वजह से जो फोर्स कम होगा वो इस फॉर्मूले के किस टर्म में अपीयर होगा? वो है K। यहां का K अलग है और यहां का K अलग है, तो K इज अ कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मीडियम। दिस कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन मीडियम।
ये वाला कांस्टेंट k डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक, अब मुझे k को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि k क्या है। यहां पे ये फ्री स्पेस का k है, फ्री स्पेस, इसमें k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पर यहां का जो k डैश है, इस जगह का जो k डैश है, k डैश इज लेस देन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, k डैश ऑफ सम मीडियम इज लेस देन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये यहां पे फ्री स्पेस का k है। तो जो ये फोर्स कम होता है ये इस k की वजह से होता है, बाकी ये वाली चीज तो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, इसमें भी और इसमें भी। तो किसी भी मीडियम में, दिस इज सम मीडियम, तो मीडियम में फोर्स कम लगता है और फ्री स्पेस में फोर्स ज्यादा लगता है। अब मेरा काम है ये एक्सप्लेन करना है कि मीडियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका k अलग है और इसका k अलग है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो मुझे अब एनालिसिस करना है इस k का। ठीक, देखिए k क्या है, k एक कांस्टेंट है जो किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, k एक कांस्टेंट है जो किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए देखिए, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स होता है k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो k है, ठीक है, यहां पे k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये होती है। ठीक है ना, जहां पे वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये होता है। ठीक, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक, अब आप ये देखिए, ये जो k है, k को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक तो k की वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस, ठीक है ना, और दूसरे k की वैल्यू होती है किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए। ठीक, अब फ्री स्पेस में क्या होता है, ये जो E है, ये वाला जो E है, ये वाला E फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, इस वाले ER की वैल्यू 1 होती है, ER इज इक्वल टू 1। तो यहां पे इस E की वैल्यू कितनी हो जाती है, E नॉट इंटू ER, यानी कि E इज इक्वल टू E नॉट। तो यहां पे k की वैल्यू कितनी निकल आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल आती है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन E की वैल्यू कितनी आ गई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहां से k की फाइनल वैल्यू निकल आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाती है। ये काम होता है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, इस ER को देखिए, ये जो E है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक, ऑफ मीडियम। ठीक, ये क्या है E नोट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, और ये जो ER है, ये वाला जो ER है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज रिलेटिव परमिटिविटी है। तो आप ये देखिए, ये वाली चीज फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये टोटल परमिटिविटी और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अब आप एक चीज देखिए, जो फ्री स्पेस है उसके लिए तो k की वैल्यू ये हो गई। फॉर अ मीडियम
E इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट इंटू ई आर। तो यहां से K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। तो यहां से जो K की वैल्यू हो जाएगी, तो K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई ई आर। ठीक है, ई आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये यहां पे K की वैल्यू निकल आएगी फॉर एनी मीडियम, क्योंकि मीडियम के लिए ई आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए किसी मीडियम के लिए जो E है इसकी वैल्यू इतनी रह जाती है और K की वैल्यू ये हो जाती है। तो फाइनली जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और K की वैल्यू आप यहां पे क्या पुट करोगे, K की वैल्यू आप ये वाली पुट करोगे। तो किसी भी मीडियम के लिए जो K है वो कुछ और हो जाता है। अब आप खुद देखिए, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है यहां पे, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, इसका दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। ठीक, ये जो ई आर है, और ई नोट क्या है, ई नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में। ठीक, तो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से किसी मीडियम में किसी फोर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्चुअल में किसी मीडियम के लिए इस कांस्टेंट K की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है ना, ई आर टाइम्स कम हो जाती है, जिससे फोर्स कम हो जाता है। क्लियर। अब आप एक चीज और देखिए, या आप इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इस डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। ठीक, तो अगर ये चीज वैक्यूम में है, ठीक है ना, अगर ये चीज वैक्यूम में, तो फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स इन वैक्यूम। और अगर ये चीज किसी मीडियम में है, ठीक है, तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू होगी सम कांस्टेंट K डैश इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से सीधे सीधे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू ई आर। ठीक, ये आपके पास यहां पे एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाता है। क्लियर। अब इसी एनालिसिस के बाद एक एग्जाम्पल देखिए, काफी फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है, किसी रिजिड एंड से, ठीक है ना, मान लीजिए कोई रिजिड एंड है, यहां से दो आइडेंटिकल बॉल्स लटकी हुई हैं, टू आइडेंटिकल बॉल्स लटकी हुई है, मास m, चार्ज q और लेंथ l। तो दो आइडेंटिकल बॉल अगर आप यहां से ऐसे लटकाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर रहेंगी। तो
एक बॉल तो यहां पे है और दूसरी बॉल यहां पे है। ये, और इन दोनों बॉल्स के बीच का जो एंगल है ये है थीटा। यहां से ये वाला एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब क्या करते हैं, इस थीटा को सिस्टम, होल सिस्टम, नाउ होल सेटअप is dipped in oil of ER, ठीक है ना, इन ऑयल ऑफ ER, ठीक है, जिसका एक ऐसे ऑयल में, पूरे सिस्टम को एक ऐसे ऑयल में डुबो देते हैं हम, यूं करके ऐसे ऑयल में डुबो देते हैं हम इस पूरे सिस्टम को, यूं करके ऐसे करके एक ऑयल में डुबो देते हैं, ठीक है ना। दिस इज बिफोर एंड दिस इज नाउ। किसी ER में ऑयल में डुबो देते हैं तो ऑयल की जो डेंसिटी है, ठीक है ना, ऑयल की डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8 एंड डेंसिटी ऑफ बॉल इज 1.6, बट थीटा रिमेन्स सेम, ठीक है। फाइंड ER, ER का पता करिए कितना है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। M मास और Q चार्ज की बॉल्स हैं जो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से किसी सेपरेशन पे हैं, जो थीटा एंगल पे सिचुएटेड है। अब ये कोई मीडियम है, इसको अब पूरे सिस्टम को एक मीडियम में डिप कर दिया, उसमें डिप करने के बाद भी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये थीटा था और अभी भी थीटा का थीटा ही रहता है, सेम है, बट थीटा रिमेन्स सेम, ठीक है ना। तो बताना है कि इसका ER कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, देखिए, अगर मैं यहां पे इस बॉल का FBD बनाता हूं, ये वाली जो बॉल है इसका मैं FBD बनाता हूं, तो आप ये देखिए, ये जो बॉल है तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगेगा T, और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा FE जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा इस पे mg, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये T का एक कंपोनेंट, अगर मैं T के कंपोनेंट करूं तो T का एक कंपोनेंट इधर होगा और T का एक कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला एंगल डेफिनेटली थीटा होगा, तो ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। तो आप ये देखो, इस पर्टिकुलर केस में बिफोर ऑयल, बिना डिप किए, तो FE की वैल्यू यहां पे T sin थीटा के बराबर है और यहां पे mg की वैल्यू T cos थीटा के बराबर है। तो यहां से एक रिजल्ट निकलता था कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू FE बाई mg, ठीक है। जो tan थीटा है उसकी वैल्यू FE बाई mg के बराबर है, ठीक है। ये यहां पे रिजल्ट निकला बिफोर डिपिंग, ठीक है ना, बिफोर सबमर्जिंग। लेकिन जब सबमर्ज कर देते हैं तब क्या रिजल्ट निकलता है वो देखिए, ठीक है। इसको यहां पे देखिए, आफ्टर सबमर्जिंग इन ऑयल, ऑयल में सबमर्ज करने के बाद इसी बॉल का जो FBD है वो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, चेंज नहीं हुआ, तो इस पे इस तरफ टेंशन मान लीजिए T डैश लग गई,
डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ऑयल में डिप करने से क्या बायंसी निकल आएगा। तो इस तरफ का ये वाला फोर्स तो हो जाएगा Fe ओवर ER। क्यों? फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। ये हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था, ठीक है। फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। तो डेफिनेटली किसी मीडियम में जाने के बाद ये वाला फोर्स तो हो गया ये। अब ये वाला फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स mg रहा, लेकिन इसी बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे इस अपवर्ड डायरेक्शन में एक नया फोर्स लग गया, वो है बायंसी का, ठीक है ना। अब लेकिन ये वाला एंगल तो थीटा ही रहा, ठीक है। तो इस t के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, फिर से t डैश कॉस थीटा और ये t डैश साइन थीटा, ठीक है ना। अब आप इस डायरेक्शन का बैलेंस करके देखिए, यहां से t डैश साइन थीटा इज इक्वल टू होगा Fe ओवर ER के, और t डैश कॉस थीटा ये होगा mg माइनस b के, ठीक है ना। b क्या है? फोर्स ऑफ बायंसी। b इज फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, यहां से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी Fe ओवर ER इंटू mg माइनस b, ये आ जाएगी। अब ये वाला tan थीटा पुराने वाले tan थीटा के बराबर होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू होगी Fe ओवर mg के बराबर। थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, बट थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। थीटा तो अनचेंज रहता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये। अब आप ये देखिए बायंसी क्या होता है। mg को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू g, और बायंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बायंसी को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। तो यहां से mg माइनस b, इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू g इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब आप यहां से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं, ठीक है, जहां से Fe से Fe कट गया, तो ER की वैल्यू आ गई यहां पे mg ओवर mg माइनस b, ठीक है। अब यहां से mg की वैल्यू रख दो और mg माइनस b की वैल्यू रख दो। दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ बॉल एंड मल्टीप्लाई बाई g डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू g और इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से ER की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए इस वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, इस g से g कैंसिल, ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8। तो यहां से ER की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से इस कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 2, ठीक। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस मीडियम के अंदर जो फोर्स है, ठीक है ना, अगर वो फोर्स कम हो जाता है तो बॉल्स जो हैं वो पास आ जानी चाहिए थी,
लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर कम हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर कम होगा तो बॉल्स पास आएंगी, साथ साथ में mg का इफेक्ट भी कम हो गया, ठीक है ना। बायंसी फोर्स ऊपर लगने लग गया, तो जो फोर्स उनको ऐसे पास लाने वाला था, ठीक है ना, डेफिनेटली वो तो इंक्रीज हो गया, लेकिन उनको दूर ले जाने वाला फोर्स फिर से बढ़ गया। तो एक्चुअल में दोनों फोर्स का रेशियो सेम रहा, ठीक है, यानी कि Fe ओवर mg, ये वाला रेशियो ओल्ड और यही वाला रेशियो न्यू सेम रहा। और रेशियो अगर सेम रहा है तो यहां पे ER की वैल्यू आ जाती है आपकी 2। क्लियर? ठीक, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं।